स्वागत है एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। वो कहते हैं ना कि कई बार हम मुसीबत के पास चल के नहीं आते, मुसीबत खुद ब खुद चलकर हमारे पास आ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ सूजल के साथ। सूजल बेसिकली जालंधर का रहने वाला है, लेकिन वो नौकरी के सिलसिले में अभी उसकी पोस्टिंग पठानकोट हुई। अब जालंधर से पठानकोट बेसिकली डेली आना जाना पॉसिबल नहीं है नौकरी के लिए। कुछ 70-80 किलोमीटर का फासला है, और अगर अपनी कार पर भी आए तो 1 से 1.5 घंटा लगता है, और बस पर 2 से ढाई घंटे। तो 4-5 घंटे तो ट्रैवल में ही बीत जाते हैं। इसलिए सुजल ने ये डिसाइड किया कि वो पठानकोट ही रहेगा। अब एक बार वो शाम को कोई खरीदारी कर रहा था बाजार में। अचानक से सुजल को पीछे से कोई उसके कंधे पर थपथपाता है। सुजल हैरानी से मुड़ता है। वो देखता है एक जाना पहचाना चेहरा। जैसे ही सुजल देखता है उसको, वो तो खुश हो जाता है। अरे भाई, अरे आशीष तू। दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं, काफी समय के बाद जो मिले थे। अब आशीष कौन है? आशीष और सुजल कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। आशीष जो है वो बेसिकली पठानकोट के पास जुग्याल है, जुग्याल के पास ही एक गांव है, वहां का रहने वाला था। तो कॉलेज खत्म होने के बाद कॉन्टैक्ट जो है वो लगभग खत्म हो चुका था। काफी अच्छे दोस्त थे। आप सोचेंगे कि अच्छे दोस्त थे तो फिर कॉन्टैक्ट क्यों खत्म हो गया? कॉन्टैक्ट तो रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार अच्छी दोस्तियां होने के बावजूद भी इंसान इतना व्यस्त हो जाता है, फिर दूरी होने के बावजूद भी अगर एक शहर में रहें तो समझ में भी आता है। लेकिन जो भी अपने भाई लोग, जो भी अपने व्यूअर्स, जो कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, जब उनके साथ होते थे लगता होगा कि इनके बिना तो रहा ही नहीं जाएगा। आज उनके बिना रहा जा रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो मुझे लगता है कि शायद आप में से भी कईयों का होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए कि आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन था और या थी, और आज वो कांटेक्ट में नहीं है, इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद। खैर, दोनों मिलते हैं, खूब बातें करते हैं। अब पता लगता है आशीष को कि भाई जो हैं वो यहाँ पर नौकरी करने आए हैं। तो अब तो भाई पास वाला काम हो गया। कहते हैं कि भाई घर चलो, या कहते हैं कि भाई बात ऐसी है कि घर जो है वो अभी नहीं जा पाऊंगा, अभी मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, कुछ ही समय हुआ है। तो मुझे लग अभी थोड़ा सा यार टाइम लगेगा, लेकिन मैं ना जरूर आऊँगा तेरे पास। तो कहते हैं कि आशीष कहते हैं कि भाई आना तो पड़ेगा, ऐसे कर तू मुझे अपने घर का एड्रेस दे। कहते हैं क्या हो गया, सब ठीक ठाक? तो एड्रेस तो दे दिया सुजल ने, लेकिन कहते हैं कि घर आना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। वो कहते हैं यार तुझे बताऊंगा ना, तू बस अपने घर का एड्रेस दे। नंबर वगैरह शेयर किया जाता है, एड्रेस वगैरह लिया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है कॉन्टैक्ट नंबर्स का, और आशीष चले जाता है। अब सुजल फिर अपना नॉर्मल जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं। 2-4 दिन बीतते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शुरू में जो मैंने बात की कि मुसीबत के पास इंसान कई बार खुद नहीं जाता, मुसीबत खुद चलकर आ जाती है, शायद आने वाली थी आज। ऐसी भी मुसीबत क्या थी, ये तो आपको किस्से के अगले पड़ाव में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर न्यू व्यूअर हैं, और साथ के साथ ही बिल्डअप अच्छा लगा वीडियो का, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ के साथ ही कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कहानी सुनने के बाद कि कैसी आपको लगी ये कहानी। शेयर दबा के कीजिए। फ़ोन आता है एक बार सुजल को कि भाई कहाँ पे? आशीष ही होते हैं। सुजल कहते हैं बस अभी यार मैं घर आया हूँ। तो घर का एड्रेस बताया था। तो आशीष कहते हैं कि भाई वो एड्रेस तो तूने दिया था, लेकिन मुझे लोकेशन भेज दे यार, सही तरीके से मिल नहीं रहा। खैर, अब इनको लोकेशन भेज देते हैं। कुछ ही देर बाद मुसीबत यानी कि आशीष आ जाते हैं। मुसीबत नहीं कहना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन बात यह है कि मुसीबत की शुरुआत तो यहीं से हुई। बदकिस्मती से मुसीबत के बायस बने आशीष। जब ये आशीष आते हैं इनके घर, आशीष के हाथ में एक डिब्बा था, पॉसिबली, मोस्ट पॉसिबली मिठाई का। लगता है लगता है सोजल को कि खुशखबरी है भाई, शादी है शायद आशीष की। सबकी शादी की उम्र तो हो चली थी। अब ये देखकर मुस्कुराते हैं, इससे पहले कि ये
कुछ सोच पाते कि भाई भाभी के बारे में बता, कौन है, कहाँ है। इससे पहले ही आशीष कहते हैं कि भाई है हमारी बहन की शादी। तो ये तो अच्छा हुआ ना कि देख यार, कुछ ही दिन पहले हम मिले थे, तूने शादी अटेंड करनी थी। सुजल बहुत खुश होते हैं कि भाई ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है। तो सुजल ने ये एक्सपेक्ट किया था कि अब जो जुग्याल के पास इनका गांव है, तो यहाँ तो शायद जुग्याल में इनका प्रोग्राम होगा शादी का, या फिर पठानकोट में कहीं पैलेस में होगा। लेकिन जो शादी थी बेसिकली इनके गांव में। अब ये जो दिन चल रहे थे ये कुछ नवंबर के दिन चल रहे थे, और जो शादी थी वो दिसंबर में थी। तो सारा आशीष बताते हैं कि ऐसे ऐसे दिन, मैंने तुझे कहा था ना कि घर तो तुझे आना ही पड़ेगा, देख अब घर आना पड़ेगा, क्योंकि घर में शादी है। और अब मुझे किसी तरीके का कोई बहाना नहीं भाई चाहिए कि भाई ये है वो है ऐसा है वैसा। सुजल कहते हैं कि यार वो तो बात ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी समस्या है। आशीष बोलते हैं कि बताओ जी क्या समस्या है, उसका भी हल कर देंगे। सुजल कहते हैं कि देख भाई, मैं अकेला शादी पे आऊँगा, मतलब तू भी बिजी होगा, ऐसे और सा महसूस होगा। अगर तुझे कोई किसी भी तरीके की समस्या ना हो तो मैं अपने कोलीग्स में से लेकर आ सकता हूँ किसी को। तो वो कहते हैं कि भाई मेरी तरफ से सारे के सारे ऑफिस को ले आओ यार, खुला निमंत्रण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खुश हो जाते हैं सुजल भी कि चलो अच्छी बात है यार भाई, वहां पर मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। अब सुजल अपने दोस्त से बात करते हैं, दिनेश से। दिनेश के पास गाड़ी थी, तो बात होती है कि भाई ऐसे ऐसे हमने शादी पर जाना है यार। मैंने तो वैसे उसको हाँ कह दी है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि मैं अपने दोस्त को भी लेकर आऊँगा। अब यार बात ऐसी है कि तुझसे झूठ नहीं बोलूँगा, गाड़ी पर चलें। तो दिनेश कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, चलेंगे गाड़ी पर। प्रोग्राम बन जाता है दोनों का, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दो नहीं, तीन जानों ने शायद जाना था। वो क्यों? तैयारी होती है, दिनेश आता है सुजल के घर। सुजल तैयार हो रहा होता है, गाड़ी खड़ी करता है, सुजल के रूम में जाता है, कुछ देर बातें करते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं चलो जी अब तैयारी करते हैं। जब दिनेश गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं रही होती। लाख कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती। अभी कुछ ही समय पहले तो दिनेश काफी आराम से गाड़ी को चलाकर लेकर आया था, लेकिन कोई ऐसी बात थी नहीं कि जिससे यह महसूस हो कि गाड़ी में कोई खराबी है। और गाड़ी इतनी पुरानी भी नहीं थी। खैर, अब ये तो प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है सुजल को कि भाई अब शादी पे जाना है। जो रास्ता है तकरीबन कुछ 17-18 किलोमीटर का रास्ता है, बस तो वहाँ पे इस समय जाएगी नहीं। और इन केस कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो भी तो वापस भी तो आना है, कल हमने ड्यूटी भी तो ज्वाइन करनी है, बहुत ज़रूरी मीटिंग भी है साथ में। अब ये दोनों दिमाग लगाते हैं कि भाई क्या करें क्या करें, एक दो जनों को फ़ोन करते हैं, लेकिन उनकी भी अवेलेबिलिटी होती नहीं है। खैर, अब सोजल के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना हम रिंकू को कहें। अब ये रिंकू कौन है? रिंकू जिस ऑफिस में ये काम करते थे वहां का पेंट्री बॉय था। दिनेश को सुजल कहता है कि यार रिंकू को कह देते हैं। अब दिनेश कहता है कि हाँ यार उसकी बाइक लेकर चलते हैं। तो सुजल कहता है नहीं नहीं यार, मतलब उसकी बाइक लेकर जाएंगे, बट अगर हम उसको भी साथ में ले जाए तो दिनेश कहता है यार क्या बात कर रहा है यार, ट्रिपलिंग कैसे करेंगे? तो सुजल कहता है कि यार रात का समय है, कोई बात नहीं, सर्दियों के दिन है, ऐसा कोई कौन सा पुलिस वाला भी होगा, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो दिनेश कहता है नहीं यार बाइक उसकी लेकर जाते हैं। तो सुजल कहता है यार बात ऐसी है, अब अच्छा नहीं ना लगता है, एक तो बंदे की बाइक लेकर जा रहे हैं, चलते हैं साथ में लेकर चलते हैं। चलो, पहले कहते हैं बात तो पहले पूछ तो लें अवेलेबल है भी कि नहीं। रिंकू को फ़ोन किया जाता है, रिंकू को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हमने शादी पे जाना है भाई, तेरी बाइक चाहिए तो तू भी साथ में चल पड़। रिंकू कहता है जी बिल्कुल चलेंगे साथ में। रिंकू तैयार होकर आ जाता है। अब ये तीनों चल पड़ते हैं शादी में। जैसे जैसे ये रास्ता नापते जा रहे थे शादी का, सर्दी तो थी, लेकिन साथ के साथ अब धुंध बढ़ती जा रही थी। बीच में रास्ते का एक पार्ट ऐसा था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ रास्ता था, टूटा हुआ रास्ता था, बड़ी मुश्किल से रास्ता पार करते हैं और शादी में पहुँच जाते हैं। अब ये शादी अटेंड करते हैं, अच्छे तरीके से शादी अटेंड हो जाती है, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होती। और आशीष इनको खूब कहता है कि भाई यहाँ पे रुक जाओ, सुबह चले जाना, लेकिन ये दोनों जाने मानते नहीं हैं, दिनेश और
सुजल, क्योंकि इनको सुबह मीटिंग अटेंड करनी थी और इन्होंने कहा कि भई अगर हम सुबह लेट हो गए, दिक्कत परेशानी होगी, तो वाट लग जाएगी। नहीं भई, हमें अभी चलना पड़ेगा और कुछ नहीं यार, हम 3 जाने हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन काफ़ी कहने के बावजूद वो मानते नहीं हैं, तो आशीष उनका थोड़ा-सा कुछ सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है, क्योंकि ट्रिपलिंग करके आए थे, दिक्कत परेशानी हो जाती है। आशीष का एक नॉन था जो उसी रास्ते से उसने वहाँ पे जाना था। तो उसने आशीष ने पूछा कि भई आप बिठा लोगे एक जने को? तो कहते कोई दिक्कत नहीं, बिठा लेंगे। बस कुछ देर आप इंतज़ार कीजिए, मैंने अभी खाना नहीं खाया तो मैं खाना खा लूँ। कहते खाओ जी, कोई बात नहीं। 10-15 मिनट और वेट करते हैं, तो चलने को तैयार होते हैं, तो अचानक से उस शख्स को कोई फ़ोन आ जाता है। वो 5 मिनट फ़ोन पे लगाता है, तो आगे कहता है कि सॉरी भाई, मुझे ना किसी और काम के लिए निकलना पड़ेगा, तो मैं इस तरफ नहीं जा सकता, रियली सॉरी। यूँ मानो कि जैसे आज किस्मत ये ठान कर बैठी थी कि इन तीनों के साथ मैंने कांड करना ही करना है, और वो भी काफ़ी भयानक वाला कांड। ख़ैर, अब तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि भई हमने तो अपना तकरीबन आधा घंटा इसी काम में वेस्ट कर दिया। चलो, क्या किया जा सकता है। ये तीनों बैठते हैं और अब चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो उस मोड़ की तरफ बढ़ते जा रहे थे, कोई उनका इंतज़ार कर रहा था काफ़ी समय से। ना जाने क्यों, लेकिन कर रहा था। गाड़ी जो है वो अब बाइक जो है वो अब सूजल चला रहा था एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ठंड अब बढ़ चुकी थी और सूजल ही महसूस करता है कि भई एक तो ये रिंकू बेचारा अपनी बाइक लेकर आया है और अब हम उसको सर्दी में मरने के लिए, अब उसको हम सर्दी में आगे फेस करा रहे हैं, भई तू बाइक चला इतनी सर्दी में, तो मैं चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दिनेश सुजल अब बाइक चलाए जा रहा था और जिस मोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसा मोड़ था कि कुछ पुली थी, जिससे सड़क थोड़ी-सी ऊपर होती थी और अचानक से एक कट लेती थी लेफ्ट साइड की ओर। वहाँ से थोड़ी ऊँची ज़मीन थी। सुजल बाइक चला रहा था बड़े आराम से, जो कोहरा था वो घना छाया हुआ था, लेकिन अब तीनों जाने थे उसकी वजह से इनको डर भी नहीं लग रहा था और कुछ बातें करते आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ सर्दी का एहसास हो भी नहीं रहा था, लेकिन खौफ का एहसास तो इनको होने वाला था। जैसे ही वो पुली थोड़ी-सी चढ़ता है ऊपर की तरफ, लाइट जो है वो बाइक की थोड़ी-सी टेढ़ी होती है, जैसे ही मोड़ काटते हैं तो अचानक से सुजल की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जल्दी से बाइक मोड़ तो देता है, लेकिन कुछ आगे जाकर बाइक को रोक देता है। दिनेश कहता है कि भाई क्या हुआ, बाइक जल्दी से चला। सुजल कहता है कि तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? तो दिनेश कहता है कि हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन जल्दी से बाइक भाई आगे बढ़ा। सुजल कहता है कि नहीं यार, वहाँ पर कोई औरत खड़ी है। रिंकू कहता है कि सर, औरत खड़ी है, हमें भी नज़र आ गया, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं है, आप जल्दी से बाइक को आगे बढ़ाइए, चलो यहाँ से जल्दी से। सुजल कहता है कि भाई तुम समझ नहीं रहे, यहाँ पर हो सकता है कि उसको कोई ज़रूरत हो। तो रिंकू कहता है कि आप वक्त की नज़ाकत को समझिए, मैंने भी उस औरत को देखा है, सर का भी ध्यान वहाँ पर गया है। सुजल को कुछ अजीब लगता है और वो बाइक आगे बढ़ा देता है। अभी 1-2 किलोमीटर आगे चले होंगे, तो फिर रिंकू उनके कान में जाके, सूरज के कान में जाके कहता है कि सर, वो चुड़ैल थी। जैसे ही सुजल ये बात सुनता है, मानो उसके सारे शरीर में एक सर्द सा एहसास दौड़ता है। कुछ समय के लिए तो मानो उसके हाथ-पाँव जो है वो सुन्न हो जाते हैं। वो हल्का-सा मुँह पीछे करके कहता है कि क्या बकवास कर रहा है? अभी रिंकू ये कह के हटा ही था कि दिनेश कहता है कि जो ये कह रहा है भाई ठीक कह रहा है, ध्यान मत देना, चलते रह। लेकिन किस्मत को कुछ और ही महसूस था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। अभी ये 1 किलोमीटर का आगे सफ़र और तय करते हैं और फिर वही पुली आती है। सुजल को लगता है कि शायद एक और ऐसा ही रास्ते का मोड़ होगा। वो ऐसे ही बाइक ऊपर चढ़ाता है, फिर सामने उसको औरत नज़र आती है। साथ एक बच्चा भी खड़ा था। सुजल कुछ आगे जाकर बाइक रोकता है, कहता है यार अब मुझे गलती नहीं लगती, एक बच्चा भी साथ में खड़ा है। मुझे लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत है, मैं उतर के जाता हूँ, लेकिन जैसे मानो रिंकू उसको पकड़ ही लेता है सुजल को। कहता है कि सर जल्दी से आगे बढ़ो। कहता है तुझे नज़र नहीं आ रहा? वहाँ पर एक बच्चा भी है साथ में।
दिनेश कहता है कि भाई तुझे यहाँ के रास्ते का नहीं पता, जल्दी से आगे की तरफ बढ़। सुजल ना चाहते हुए भी बाइक को स्टार्ट करता है और आगे चला देता है, लेकिन कुछ ही किलोमीटर आगे जाके फिर वही मोड़, और फिर वही औरत और बच्चा। इस बार तो सुजल भी ये समझ चुका था कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं हो रहा, और जो भी ये मुझे नजर आ रही है सच में ये इंसान नहीं है, और रिंकू अब कम कमाए जा रहा था। हाल तो दिनेश का भी काफी बुरा था। कुछ ही दूर आगे जाते हैं, अब कुछ दूरी पर जो धुंध है वो छट रही थी और उनको वही रास्ता नजर आ रहा था। रिंकू कहता है कि रुको रुको सर, अब यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। तो सुजल जो पहले से ही परेशान था वो कहता है कि यार और कहाँ पे हम जाएंगे बता, ये रास्ता बार बार वही मुड़कर आ रहा है, हम फंस चुके हैं इस चुड़ैल के माया जाल में। तो रिंकू से पूछता है सुजल तो क्या करे। रिंकू कहता है कोई नहीं भाई, जल्दी से हम इसको बाइक को मोड़ो, पीछे जो एक रास्ता था जो मोड़ था ना, उसके आगे जाके मेरे रिश्तेदारों का घर है, हम वहां पे चलते हैं। अब समय की नज़ाकत ऐसी थी कि इस बात को लेकर ना सुजल मना कर सकता था और ना ही दिनेश, क्योंकि उनको पता था कि वो इस लूप में शायद फंस चुके हैं। इसलिए रिंकू कहता है कि आप उतरिए, मैं बाइक चलाता हूँ। रिंकू अब बाइक चलाता है और वो पहुंच जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर। जब घर उनके पहुंचते हैं, आओ भगत होती है, काफ़ी खुश होते हैं कि चलो ऑफिसर आए हैं। चाय वगैरह पिलाई जाती है, ठंड बहुत होती है, लेकिन जब कप दिनेश के हाथ में जाता है तो वो तो बस कम कपाया जा रहा था, क्योंकि जो नज़ारा दिनेश ने भी देखा था वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि हम एक ही रास्ते पर बार बार क्यों घूम रहे हैं। जब ये हाल देखते हैं तो साथ में जिसके रिश्तेदार के ये गए थे वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत थी। वो देखकर कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक ठाक है? ठंड ज़्यादा लग रही है तो कंबल वगैरह ला दें, अच्छे तरीके से ओढ़ लो। तो रिंकू कहता है कि चाई जी, पंजाबी में दादी लाइक फिगर को झाई जी भी बोलते हैं, चाई जी, है ना। तो पंजाबी में उसने कहा कि चाई जी ये वो सिस्टम नहीं है, ये वो ठंड का नहीं है, ये बात कुछ और है। तो वो पूछती हैं दादी अम्मा की क्या बात है। तो रिंकू कहता है कि वो ना हमें दिखाई दी। दादी कहती हैं अच्छा वो ही दिखाई दी तुझे? तो ये कहते हैं हाँ, वो बच्चा भी साथ में था? कहते हैं, हाँ। अब जब सुजल और दिनेश ये सुनते हैं तो ये उनकी तरफ ध्यान देते हैं कि मतलब इनको पता है। तो सुजल पूछते हैं कि माता जी मैं समझा नहीं, मतलब आप जानती हैं कुछ? कहते हैं हाँ बेटा, ये जो तुमने देखा है ना वो इसको हल्के में मत लेना, ये ना समझना कि कोई औरत खड़ी थी। हाँ, औरत थी लेकिन उसकी प्रेतात्मा। अब जब ये सुनते हैं सुजल तो कहीं ना कहीं जो पहले दिनेश कँपकपाए जा रहा था अब सुजल भी कँपकपा रहा था, क्योंकि उसकी कँपकपाहट चाय के कप के रूप में नजर आ रही थी। खैर, दादी अम्मा कहती हैं कि बेटा चाय पी लो पहले, बातें करने को तो सारी रात पड़ी है। चाय पीते हैं, कुछ महसूस करते हैं ठीक पहले से। तो फिर दादी कहती हैं कि बेटा ये जो औरत है ना, ये अपने बच्चे के साथ ऐसे ही वेट कर रही थी, बस के आने का वेट कर रही थी रक्षे का। ये दरअसल स्कूल से लेने गई थी, और स्कूल अपने बच्चे को लेने गई थी और काफ़ी ज़्यादा उस दिन गर्मी थी, तो ये थक गई थी। तो ये उसी पुली के मोड़ पर इंतज़ार कर रही थी कि कोई रक्षा वगैरह आएगा या फिर कोई जानकार बाइक वगैरह वाला गांव से आएगा तो ये उसके साथ बैठकर चली जाएंगी। लेकिन किस्मत को शायद उस दिन कुछ और ही मंजूर था। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई, उस पुली के वो मुड़ने लगी, और जैसे तुमने देखा ही होगा कि वो एक तिरछा मोड़ है, उससे सही तरीके से मोड़ काटा नहीं गया और वो गाड़ी सीधा उन पर जाकर चढ़ गई। ऑन द स्पॉट उन दोनों की डेथ हो गई। उसके बाद से कभी कभी वो नजर आती है लोगों को, हर बार नहीं, कभी कभी, कुछ नहीं किसी को कहती, बस खड़ी रहती है। लेकिन सुनने में यही है कि जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की उसको नुकसान हुआ है। इसलिए तुमने मदद नहीं की तो अच्छा ही किया, क्योंकि मदद तो इंसानों की जाती है, प्रेत आत्माओं की नहीं, और वो प्रेत आत्मा थी।
अब जैसे तैसे करके ये वहाँ पर रात गुजारते हैं, सुबह होते ही जल्दी से वापस जाते हैं। और आज इस बात को कुछ 6 साल के आसपास हो चुके हैं, कभी भी ये आशीष के घर नहीं गए। वैसे मिलते रहते हैं, शादी हो चुकी है आशीष की भी, इनकी भी हो चुकी है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन उस गांव के रास्ते पर ये दोबारा कभी नहीं गए, दिन के समय भी नहीं। डर इतना ज़्यादा। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा है रजनीश का। रजनीश बेसिकली लुधियाना के रहने वाले हैं, और वो गुरुग्राम में शिफ्ट होते हैं क्योंकि उनकी जॉब वगैरह का सिलसिले में उनको गुरुग्राम में शिफ्ट होना पड़ा। गुरुग्राम में वो फ्लैट लेते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि जॉब अच्छी लगी थी, काफ़ी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लैट में कुछ दिक्कत थी, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। ऐसा नहीं था कुछ, फ्लैट बिल्कुल ओके था, अच्छा था। लेकिन शायद पहले किस्से की तरह ही कि कई बार बुरी किस्मत खुद ही चल कर आ जाती है। अब रजनीश वैसे तो इंट्रोवर्ट टाइप के लड़के थे, लेकिन धीरे धीरे गुरुग्राम की थोड़ी सी रंगत उन पर चढ़ने लगी। जो कुलीग से काफ़ी अच्छे थे इनके, और अब पार्टीज वगैरह ये वो वगैरह इनका इनका चल रहा था। पार्टीज में जाना, क्लबिंग करना, अच्छे तरीके से कोलीग्स के साथ इनकी बनने लगी थी। तो धीरे धीरे ये अब इंट्रोवर्ट से चेंज हो रहे थे, और पार्टी बॉय समथिंग सोशल सोशलाइज हो चुके थे ये, अगर हम बिल्कुल उसकी सटीक बात करें तो। एक बार इनकी, फिर धीरे धीरे इनका काम अच्छा था तो इनकी प्रमोशन हो जाती है। प्रमोशन होती है तो पार्टी वगैरह तो इन्होंने प्लान की थी, बड़ी करेंगे बाहर क्लब में, लेकिन एक छोटी सी पार्टी ये सोचते हैं कि अपने फ्लैट में भी करेंगे और अपने कुलीग्स को भी बुलाएंगे। रजनीश के कुलीग्स आते हैं, अच्छी पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं। फिर सोचते हैं कि ऐसा करते हैं यार, हम थोड़ा सा ना वॉक करने जाते हैं। अब ये वॉक करने के लिए बाहर निकलते हैं। काफ़ी अंधेरा था सड़क पर, या यूँ कहें कि शायद इनकी किस्मत में अंधेरा आने वाला था। अब जैसे ये रोड पर चलना शुरू करते हैं, कुछ समय आगे बढ़ते हैं, रजनीश को कुछ महसूस होता है अपने पैरों पर, यानी कि जैसे कुछ कुचला गया, कुछ सॉफ्ट सी चीज़। अचानक रजनीश को लगता है कि कोई जानवर वगैरह तो नहीं था, शायद छोटा मोटा। वो फ्लैशलाइट ऑन करते हैं, देखते हैं कि एक नींबू वहाँ पर पड़ा हुआ था, जिस पर शायद इनका पैर आ गया था। लाइटली लेते हैं, कुछ इतनी बात थी नहीं। हंसते खेलते फिर ये थोड़ी देर वॉक करते हैं, अपने फ्रेंड्स को सी ऑफ करते हैं, अपने जूते उतारते हैं, और उसके बाद तो अपने वॉशरूम चले जाते हैं। अब जब ये वॉशरूम से बाहर आते हैं ना, तो ये अपने फ्लैट का नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। उस फ्लैट के उस फ्लैट के फर्श पर जैसे मानो कदमों के अनगिनत निशान थे, लाल रंग के, जैसे कि किसी ने खून पर पाँव रखा हो और सारे कमरे में चला। इनको काफ़ी हैरानी होती है कि कौन आया मेरे कमरे में। ये देखते हैं भागकर कि दरवाज़ा तो बंद है ना, दरवाज़ा पूर्णतः तौर दरवाज़ा बंद होता है। फिर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि कौन मेरे कमरे में चला है, किसी ने शरारत तो नहीं की, या चला तो मैं भी हूँ। ये अपने शूज़ देखते हैं, शूज़ बिल्कुल साफ थे। हाँ, हल्का सा एक निशान था, जैसे कि नींबू का एक मार्क लगा हुआ था छोटा सा, लेकिन वो खून के कदमों की वजह हो नहीं सकती। अब बात आई गई हो जाती है, साफ करते हैं। उस रात हालांकि ये थोड़ी सी परेशानी में इनकी गुजरती है कि ये हो कैसे सकता है, इनकी समझ के बाहर था। फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात करते हैं, उनकी समझ के भी बाहर था। क्योंकि अगर ये ड्रिंक वगैरह करते हैं रजनीश, क्योंकि ये ड्रिंक नहीं करते थे, तो फिर इनके दोस्त कह सकते थे कि भाई तूने ज़्यादा पी ली है। लेकिन ये बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते थे, तो लेकिन ये बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते थे तो भाई ब्लैकआउट शुरू हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, तो छोटी सी रोशनी के सहारे ही आपको ये अब बाकी का जो वीडियो है इसको झेलना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ब्लैकआउट का दौर चल रहा है, और
थोड़ी-सी जल्दी ब्लैकआउट हो गया। रात के 9 बजे ब्लैकआउट होना चाहिए था, लेकिन ये 8 बजे का भी समय है, तो मैंने उस हिसाब से ही शूटिंग शुरू की थी कि पहले-पहले फ्री हो जाएँगे तो खैर अब क्या कर सकते हैं, सरकार की माननी पड़ेगी। तो ये लाइट जो है, जो ऑफेंड ना हो जाए कि भई अगर लाइट क्यों जला के रखी है, तो लाइट बड़ी लिमिटेड सी है, ये तो बाहर तक नहीं जाएगी। सो जल्दी से हम किस्से को आगे बढ़ाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान तो रहते हैं, लेकिन खैर अब जैसे मैंने कहा दोस्तों से भी बात करते हैं, दोस्त भी कहते हैं कि भई हो गया छोड़ो रहने दो, कोई ऐसी चीज़ पर किसी जानवर पे पैर ना आ गया, तूने ध्यान ना दिया होगा समथिंग कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब ये जब अगले दिन उठते हैं तो नॉर्मल अपनी जॉब पर जाते हैं, नॉर्मल इनके दिन चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ 10 दिन के बाद इनको महसूस होने लग पड़ता है कि इनको जब ये सुबह उठते हैं ना, तो इनको कुछ फ़ीवर सा महसूस होता है। तो ये डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पास फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सारे टेस्ट वगैरह करता है, सब बिल्कुल ठीक होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनकी सेहत में फ़र्क पड़ नहीं रहा था। अब बात हो रही है गुरुग्राम की, यानी कि जिस भी डॉक्टर के पास गए होंगे, तो एक अच्छा डॉक्टर ही होगा। कोई ऐसा सिंपल कोई डॉक्टर तो होगा नहीं। या यूँ कहें कि अगले आने वाले कुछ सालों में, यहाँ बात चल रही है सालों की, वर्षों की, दिनों की, महीनों की नहीं, क्योंकि इनकी सेहत उस घटना के बाद ठीक हुई ही नहीं। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था, ना ही सिर्फ गुरुग्राम का, बाकी दिल्ली एनसीआर का, दिल्ली एनसीआर को भी छोड़ो, पंजाब का भी, हरियाणा का भी, जहाँ भी इन्हें मौका मिलता है ये जाते, लेकिन कुछ दिन ये ठीक होते और फिर इनकी तबीयत खराब होने लग पड़ती। इनको अपने बॉडी में अलग ही तरह की वीकनेस महसूस होती थी जब ये सुबह उठते थे। शायद ये इन्होंने अपने कुछ जो सेक्स से रिलेटेड जो कुछ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, वो भी इन्होंने पता करने की कोशिश की कि कुछ हार्मोनिक प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, सब कुछ ओके था। फिर ये इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा अब सकते में आ चुके थे कि भई ये दिक्कत है क्या? ख़ैर अब समय बीतता जा रहा था, शायद ये कुछ बातों को ज़्यादा ही लाइटली ले चुके थे। जिसके पास इनको जाना चाहिए था वहाँ पर ये शायद गए नहीं। इसका खामियाज़ा इन्होंने भुगता। अब एक बार इनके किसी रिश्तेदार की कोई शादी होती है, किसी कज़न की शायद शादी होती है, तो ये जालंधर जाते हैं। जालंधर में जब ये जाते हैं तो इनके जो रिश्तेदार हैं, जिन्होंने कुछ सालों से, या यूँ कहें जब से ये सिलसिला शुरू हुआ था तब से इनको देखा ही नहीं था, क्योंकि बिज़ी हो गए थे बहुत ज़्यादा। हाँ, बिज़ी हो गए थे बहुत ज़्यादा, कभी डीपी में देख लिया हो या वैसे। तो जब इनके वो रिश्तेदार हैं, बेसिकली वो इनके मौसा जी थे, तो मौसा जी देखते हैं, वो तो देख के हैरान हो जाते हैं कि अरे भाई रजनीश, तुझे क्या हो गया? यार तू इतना हट्टा-कट्टा था, जिम वगैरह जाता था, तेरी सेहत को क्या हो गया? तो रजनीश की माँ काफ़ी कंसर्न शो करती है कि मैं भी तो इसको कहती हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है, ये मुझे बताता नहीं है। हालाँकि ये जो डॉक्टर्स के पास जाने वाली बात जो है, रजनीश ने बहुत ज़्यादा अपनी माँ को इसके बारे में बताया नहीं था, ताकि वो टेंशन ना ले जाए। फिर रजनीश थोड़ा-सा ओपन होता है और अपने मौसा जी को सेपरेटली ये बात करता है कि ऐसा-ऐसा कुछ चल रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये दिक्कत क्या है। मौसा जी कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाएँगे। तो रजनीश हँस के कहता है कि मैंने आपसे बात की है कि मैंने कोई डॉक्टर छोड़ा ही नहीं, पता नहीं अब पता नहीं क्या दिक्कत है। वहीं दूसरी ओर जब माँ से भी बात होती है, तो वो भी उनका एक और कंसर्न कि ये बेटे की शादी होने वाली है जी, तो शादी का कोई देखो, लड़की-लुड़की देखो। मौसा काफ़ी हैरान होते हैं और उनकी माँ को कहते हैं कि अभी तक तुमने रिश्ता मतलब शुरू नहीं किया देखना? तो वो कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है, कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बात पक्की हो ही नहीं पाती। पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या रुकावट आ जाती है। अब इनके मौसा जी कहते हैं चलो अब शादी वगैरह का माहौल है, बाद में देखते हैं। रजनीश ने काफ़ी समय से छुट्टियाँ नहीं ली थी, या यूँ कहें कि जब से वो जॉब कर रहे थे उन्होंने छुट्टियाँ ली ही नहीं थी। अब यहाँ पर जालंधर में आकर इनका थोड़ा-सा ना मन बदलता है और ये कहते हैं कि यार मैं कुछ दिन ना मौसा जी के पास रहता हूँ। क्योंकि जिसके घर में शादी थी, आई थिंक वो भी लोकल ही थे, लेकिन इनका मौसा जी का के घर की शादी नहीं थी, वो भी एज़ अ रिलेटिव ही अटेंड कर रहे थे, तो लोकल ही थे। तो मौसा जी से जब बात हुई तो फिर वो थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन में आए कि चल मैं कुछ दिन इनके पास रहता हूँ। मौसा जी का बेटा था अमित, तो वो उनके कमरे में रह रहे थे और अमित इनसे छोटा था काफ़ी।
अमूमन कुछ 10 साल के आसपास। अब अमित जो है वो उसके मतलब कहने का मतलब है कि रजनीश को तो पता नहीं, शायद ये इतने वर्षों में पहली बार उनको एहसास हुआ कि वो रात में करते क्या हैं। ये बात उनको अमित ने बताई। अमित की एक गर्लफ्रेंड थी। उसने कहा कि भैया मैं रात को बात करता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है आपको? आप कहें तो आप आराम से सोचिए, तो फिर मैं बालकोनी में जाके या छत पे जाके बात कर लूंगा। तो रजनीश कहता है नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, तू आराम से कर अपनी बात। अमित ना बात कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड से। जिस बेड पर रजनीश लेटे हुए थे उसी बेड पर अमित भी लेटकर बात कर रहा था। अचानक से बात करते करते एक जोरदार तमाचा उसकी गर्दन पर पड़ता है। अमित तो पूरा हिल जाता है। जल्दी से फोन काट कर वो पीछे देखता है तो पीछे उसके रजनीश बैठा हुआ था। काफी ज्यादा घूर कर उसको देख रहा था। अजीब सी लैंग्वेज में, या यूं कहें कि ऐसी लैंग्वेज वो अमित की समझ में आ नहीं रही थी, कुछ बड़बड़ाया जा रहा था और हिले जा रहा था। ये देखकर तो अमित की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। वो जल्दी से भागता है, दरवाजा खोलता है और अपने पिताजी यानी कि इनके मौसा जी को बुलाता है। मौसा जी भागे भागे आते हैं और जब रजनीश को देखते हैं तो जो उनको शक हो रहा था ना, वो अब उनको उस चीज का बिल्कुल आभास हो चला था कि जो मैं सोच रहा था, यानी कि जिस चीज का मुझे शक था वो बिल्कुल ठीक ही है, हो ना हो ये डॉक्टरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। रजनीश की आंखें बिल्कुल सफेद हुई गई। अमित का तो तकरीबन तकरीबन रोना ही निकल चुका था। इतनी तेज से उसको गर्दन पर पड़ी थी, बिल्कुल लाल हो चुकी थी गर्दन। अमित उसके बाद कभी रजनीश के पास सोया नहीं। लेकिन अभी बात करते हैं कि उसके बाद क्या सिलसिलेवार घटनाएं हुई। इनके मौसा जी जाते हैं, रजनीश को हाथ लगाते हैं। रजनीश तो जैसे बिल्कुल आग की तरह तप रहा था। पूछते हैं मौसा जी बेटा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ और ही लैंग्वेज में बात किए जा रहा था। क्या लैंग्वेज थी समझ इनके मौसा जी को भी नहीं आ रही थी। खैर, ये कहते हैं कि अपने बेटे को, भाई तू बेटा तू बाहर जा, मैं बैठता हूँ। सारी रात वो बैठते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन रजनीश कुछ नहीं, बस उसको शायद इस चीज़ की खिंच थी कि कोई बात कर रहा है किसी लड़की से, शायद उसने इस चीज़ को लेकर मारा। अब अगले दिन सुबह होती है। ऐसे बैठे बैठे रजनीश की कब आंख लग जाती है, नीचे वो लेट जाता है, उसको भी नहीं पता लगता। जब वो सुबह देख उठता है तो मौसा जी को देखता कहता है मौसा जी क्या बात हुई, सब ठीक ठाक तो है, आप बैठे हो, अमित कहाँ पे है? अब वो क्या बताते हैं कि अमित कहाँ पे है। मौसा जी कहते हैं बेटा तो ठीक तो है। वो रजनीश कहता है मुझे क्या हुआ? नहीं, कहते सच बता ठीक तो है? कहते हाँ थोड़ी सी वीकनेस तो महसूस हो रही है, लेकिन ये तो अब मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है मौसा जी। मौसा जी कहते हैं नहीं बेटा, तेरी लाइफ का हिस्सा बन नहीं चुका, जबरदस्ती बनाया जा रहा है। रजनीश को ये बात समझ नहीं आती। फिर भी ये कहते हैं कि मतलब मैं समझा नहीं मौसा जी। मौसा जी कहते हैं मैं समझ गया हूँ बेटा, कोई बात नहीं, आज हम ना एक डॉक्टर के पास चलते हैं। रजनीश कहता है कि अरे मौसा जी मैंने आपको कहा तो है, कितने डॉक्टरों को दिखा दिया लेकिन बात नहीं बनी। मौसा जी कहते हैं आज बनेगी, बन जाएगी, मैंने कहा ना। रजनीश कहता है कि चलो ठीक है जी, जहाँ इतने डॉक्टर्स को देखा एक और सही। अब रजनीश गाड़ी में बैठता है मौसा जी की, मौसा जी गाड़ी चलाते हैं। अब धीरे धीरे गाड़ी जो है वो शहर के बाहर जा रही होती है। फिर ये होशियारपुर की तरफ जाते हैं और होशियारपुर के जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल की तरफ जाकर एक छोटी सी कुटिया होती है। रजनीश कहता है कि ये कौन सा हॉस्पिटल है मौसा जी, ये तो जंगलों की तरफ आप ले आए, और ये भी कोई कुटिया जी, कुटिया जैसी कोई चीज लग रही है। तो मौसा जी कहते हैं कुटिया जैसी कोई चीज नहीं लग रही बेटा, ये कुटिया ही है। रजनीश ये बात समझ नहीं पा रहा था। वो कहता है मैं समझा नहीं मौसा जी। मौसा जी कहते हैं बेटा सब समझ जाएगा, बस तू चल तो सही। जब रजनीश और मौसा जी उस कुटिया में जाते हैं, वहां पर एक संत बैठे हुए थे जो देखने में ही काफी लग रहे थे कि एक ऊंची शख्सियत है। मौसा जी मिलते हैं। मौसा जी कहते हैं कि संत जी मैंने आपसे बात की थी ना फोन पर, ये मेरा भांजा है रजनीश। संत जी उसको देखकर खुश होते हैं। तो रजनीश को सारी पूछते हैं कि बेटा
क्या बात हुई बता। रजनीश सारी बातें बताता है, जी मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसा है वैसा है। संजय कहते नहीं, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ तब से बता। रजनीश कहता है कि नहीं संजय, जब से मैं बस ऐसे ही है, तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है, कुछ सपने वगैरह नहीं आते। हाँ नहीं, सपने नहीं आते मुझे, बिल्कुल ब्लैंक। तो बस सुबह उठता हूँ, तबीयत थोड़ी खराब होती है। अच्छा। संजय कहते हैं फिर एक बार बेटा सोच ले, कुछ बड़ा हुआ हो। अब जब रजनीश दो तीन बार मना करता है, एकदम कहता है हाँ सच, एक बार ना मुझे एक बार समझ नहीं आई, शायद आप उस चीज़ के बारे में बता सकें कि एक बार ऐसे ही मेरी प्रमोशन हुई थी, मैंने पार्टी की थी, जब मैं वॉशरूम से निकला तो सारा जो अ, फर्श था वो ऐसे जैसे किसी ने कदमों के निशान थे खून से सने। संत जी कहते हैं कि नींबू पर पैर रखा था ना उससे पहले। अब रजनीश एकदम से चौकन्ना होता है कि इनको कैसे पता। पूछता है कि संत जी आपको कैसे पता। तो मौसा जी रजनीश की तरफ हंस के देखते हैं, मैंने कहा था ना कि आज तुझे सही डॉक्टर के पास लेकर आऊंगा। संत जी बताते हैं कि बेटा वो जो नींबू था ना, दरअसल वो नींबू नहीं था। और अब तुझे मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, और बातों को ध्यान से सुनना। और उसका जो हल है वो करोगे तो सही रहोगे, क्योंकि इतना उसका हल आसान होगा नहीं। या यूं कहें कि आसान भी है लेकिन कुछ सेक्रीफाइसेस हैं। पहले मुझे बेटा ये बात बताओ कि जो आपकी नौकरी है उसको आप छोड़ सकते हो। पहली बार कोई ऐसी बात सुने तो वो कहेगा कि मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। लेकिन संत जी कहते हैं बेटा छोड़नी पड़ेगी, गुरुग्राम को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। रजनीश कहते हैं कि संत जी मुझे बताइए तो सही, बात हुई क्या। तो फिर संत जी बताते हैं कि जो वो नींबू था ना वो बेसिकली दुनियावी भाषा में तो नींबू ही था, लेकिन उसके अंदर ना किसी एक लड़की की आत्मा को बांधा हुआ था, कुंवारी लड़की, जिसकी कुछ ही समय पहले मौत हुई थी और वो प्रेत आत्मा बनकर भटक रही थी। उसकी वजह से जो भी उसके रिलेटिव्स थे उन्होंने किसी तंत्र मंत्र से उसको बांधकर ऐसी सड़क में फेंक दिया, यानी कि कोई और शिकार हो जाए। और बदकिस्मती से उसका शिकार तुम हो गए। और बदकिस्मती वाली बात कि तुम शादीशुदा नहीं हो। अगर किसी शादीशुदा इंसान को या किसी औरत का पैर उस पर नहीं आता तो हल्का फुल्का असर होना था, जैसे ऊपरी हवा कहते हैं, लेकिन तुम अकेले रह रहे थे सबसे बड़ी बात, और कुंवारे। इन दो चीजों के मिक्सचर की वजह से वो जो आत्मा है तुम पर अट्रैक्ट हो चुकी है। अब उसकी एक सीमित शक्ति है, क्योंकि अभी वो कुछ समय पहले उसकी मौत हुई है, तो वो इतनी शक्तिशाली नहीं है। वो तुम्हें तुम्हारा पीछा करेगी जहां पर भी तुम जाओगे, ना तुम्हारी शादी होने देगी, किसी ना किसी चीज की रुकावट आएगी। उसका एक ही इलाज है कि तुम छोड़ के जाओ इस देश को। अब आप सोचोगे कि छोड़ के हफ्ते 10 दिन बाद आ जाए, नहीं। एक समय सीमा उन्होंने रखी कि कुछ इतने वर्षों के लिए आपको रहना पड़ेगा, तब तक मैं पूजा पाठ करके उसकी मुक्ति की प्रार्थना करूंगा, और जब हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। खैर, अब जब इनकी माँ तक बात पहुंची, सब कुछ हुआ, तो फिर मरता क्या ना करता, करना ही पड़ना था। अपने कुछ फॉरेन के इनके रिलेटिव्स थे, उनसे बात की, सारी समस्या बताई गई, और ये फिर ऑस्ट्रेलिया गए। तकरीबन कुछ 1 वर्ष और 40 दिन, 1 वर्ष 40 दिन ये वहाँ पर रहे। और उसके बाद फिर इनको दोबारा बुलाया गया, और आज इनकी शादी जो है हो चुकी है। अच्छा खुशहाल परिवार है। गुरुग्राम की तरफ ये रुख करते नहीं, बेंगलोर में रह रहे हैं। और रही अमित की बात, वो जो निशान है ना, आज भी अमित के गर्दन पर है। अमित, रजनीश को तो पता भी नहीं कि उसने अमित के साथ क्या किया, लेकिन जब भी अमित रजनीश को देखता है एक बार अपनी गर्दन को जरूर हाथ लगाता है। कुछ पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब खत्म करते हैं आज का किस्सा, आज का एपिसोड यहीं। इस चीज़ के लिए फिर से एक बार माफ़ी, मेरे हाथ में नहीं है दरअसल लाइट। अब जो उसका जानबूझकर मैंने इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट इसको किया था, ताकि जब ब्लैकआउट होगा
तो मुझे उठकर बंद नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। और ये जो है लाइट, ये बैटरी पर है तो थोड़ी देर चलेगी, ये भी कुछ ही सेकंड में, अब कुछ ही मिनटों में बंद हो जाएगी। तो हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका है। सो आज ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स खास तौर पर बॉर्डर एरिया के आसपास रह रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हमारे यहाँ से भी बॉर्डर कुछ 30 किलोमीटर दूरी पर ही है, सभी सेफ होंगे, सभी अपने आप को अच्छे तरीके से शांत रखेंगे। ये सब कुछ जो चल रहा है जल्दी से जल्दी खत्म हो, नॉर्मल नॉर्मल हो सब कुछ, और परमात्मा करे सब जो है खुश हो। इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।